हेलो स्टूडेंट्स, धैर्य क्लासेज मालपुरा की यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी विद गोवर्धन शर्मा में आपका स्वागत है। हम लास्ट वीडियो के अंदर भारत का अफवाह तंत्र पढ़ रहे थे और भारत के अफवाह तंत्र को जो है हमने दो भागों के अंदर बांट के पढ़ा था। एक के अंदर हमारे उत्तर भारत का या हिमालय का अफवाह तंत्र और दूसरा जो पार्ट था वो था हमारा प्रायद्वीपीय भारत का अफवाह तंत्र और कुछ उससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न। इसमें से हमारा पार्ट फर्स्ट जो था हिमालय से निकलने वाली नदियाँ वो हमारा कंप्लीट हो गया था। आज हमें प्रायद्वीपीय भारत से निकलने वाली नदियाँ और जो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पिछले परीक्षाओं में पूछे गए हैं या फिर ऐसे प्रश्न जिनकी पूछे जाने की संभावना है उनको देखेंगे। तो फ्रेंड्स, हम देखते हैं प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियाँ हैं वो हिमालय नदी तंत्र की अपेक्षा के अंदर जो है अधिक पुरानी है। अब अधिक पुरानी क्यों है, हम इसके बारे में तो फ्रेंड्स देखो, जब हम बात करते हैं नदियों की या हिमालय की उत्पत्ति की, तो हिमालय की जो उत्पत्ति है वो प्रायद्वीपीय भारत की उत्पत्ति के बाद में हुआ है। बीच के अंदर प्रायद्वीपीय पार्ट जो गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड वाला हमारा पार्ट था, या हम इसको यूँ कहें यूरेशियाई प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट के बीच वाला जो पार्ट था, उसके अंदर पहले 33 सागर की उपस्थिति थी। हम वेगनर के महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत की बात कर रहे हैं। इसके अंदर जितने स्थल खंड थे आपस में उनको पेंजिया, और जितने पानी का या जो महासागर थे आपस में मिले हुए उनको पेंथालासा के नाम से जाना गया। बीच के अंदर जब इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट और यूरेशियाई प्लेट जो है, इन दोनों के बीच के अंदर जब गति होती है और इनके बीच के अंदर क्या होता है कि 33 सागर जो है उसकी स्थिति होती है। 33 सागर जिसके अंदर स्थिति होती है उसमें हिमालय की उत्पत्ति होती है बाद के अंदर, और हिमालय की उत्पत्ति होने के बाद उस ढलान से आने वाली नदियाँ और प्रायद्वीपीय भारत से आने वाली नदियाँ जो 33 सागर में जाती है, तो 33 सागर में जमाव होता है। तो जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ, क्योंकि हिमालय की उत्पत्ति तो बाद में हुई है, लेकिन प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियाँ हैं वो हिमालय के अफवाह तंत्र से पुरानी हैं, पहले की है। इसके बाद हम बात करें कि प्रायद्वीपीय भारत का जो अफवाह तंत्र है वो किस प्रकार दिखाई देता है, तो दक्षिण भारत का जो नदियों का तंत्र है वो अफवाह तंत्र वृक्ष की आकृति के अनुसार हमें दिखाई देता है। प्रायद्वीपीय भारत के अंदर नर्मदा, ताप्ती, माही, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी आदि इसकी प्रमुख नदियां हैं। इनमें से कुछ नदियां जो है अरब सागर की ओर जाती है, वो है नर्मदा, ताप्ती और माही। शेष जो नदियां हैं वो बंगाल की खाड़ी की तरफ जाती है, जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और महानदी। यहीं हम जो हैं हमारे यहीं पे हम हमारे जो जल विभाजक है उसको समझ सकते हैं कि केरल के बाद से जो है अनाईमुडी अन्नामलाई की जो पहाड़ियाँ हैं यहाँ से होते हुए सह्याद्री पर्वतमाला के श्रृंखला के सहारे सहारे आगे बढ़ती है। आगे बढ़ने के बाद जो है महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के अंदर जो भ्रंश घाटियाँ हैं नर्मदा और ताप्ती नदी की, जहाँ सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वतमालाएं हैं, इन पर्वतमालाओं के सहारे से होके पूरे गुजरात में खेड़ ब्रह्मा तक, जहाँ से हमारे पालनपुर से जहाँ से अरावली पर्वतमाला की उत्पत्ति हो रही है, और अरावली पर्वतमाला के समानांतर होते हुए दिल्ली तक, दिल्ली से आगे हिमाचल तक जहाँ शिवालिक श्रेणी है, यहाँ तक का जो पार्ट है ये हमारे जल विभाजक का काम करता है। जल विभाजक वो होता है वह स्थान, धरातल से ऊपर उठा हुआ वह स्थान जो बारिश के जल को या धरातलीय जल को विभिन्न दिशाओं की ओर मोड़ता है। तो ये जो हमने अभी बताई आपको, नीचे सह्याद्री पर्वतमाला, फिर विंध्याचल, सतपुड़ा, अरावली और शिवालिक श्रेणी, इनके दाएं किनारे पर जिन नदियों का उद्गम होता है वो तो जाती है बंगाल की खाड़ी में, और उसके बाएं किनारे पर जिसका उदय होता है, अगर हम उत्तर दिशा की ओर मुंह करके खड़े रहें तब की बात है, तो इनके बाएं किनारे या पश्चिम दिशा की ओर जिन नदियों का उद्गम होता है वो जाती है अरब सागर में या कच्छ के रन में। मतलब ये जो रेखा है इसने जल के विभाजन का काम किया। धरातलीय जल को एक तरफ, एक जो है वो पूर्व दिशा की ओर प्रभावित कर रही है, तो दूसरी वाली जो है पश्चिम दिशा की ओर प्रभावित कर रही है। अब बात आती है हमारे नदियों की, तो सबसे पहली जो नदी है प्रायद्वीपीय भारत की वो है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी का जो उद्गम है वो अमरकंटक मध्य प्रदेश से होता है और 1312 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है। इसके बाद ये बंगाल की खाड़ी के अंदर, खंबात की खाड़ी के अंदर अरब सागर में जाके मिल जाती है। सरदार सरोवर बांध वगैरह इसी में बना हुआ है। विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वतमाला के मध्य भ्रंश घाटी, जिसे रिफ्ट वैली कहते हैं, उसके अंदर जो है ये बहती है। यहाँ से प्रश्न भी कई बार पूछा गया है कि विंध्याचल और सतपुड़ा के मध्य तो जो है नर्मदा की है। मध्य प्रदेश की जो है सबसे बड़ी नदी है, इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है, और उसकी प्रमुख जो सहायक नदियाँ हैं उसमें तवा, सेर और औरसंग है।
नर्मदा जो है दो नदियों से निकलती है, इसे सोन नदी और दोनों ओर भ्रंश घाटियाँ हैं, रिफ्ट वैली से होते हुए बहती है। इसके बाद आती है हमारे ताप्ती नदी, जिसकी लंबाई है 724 किलोमीटर। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से निकलती है, सतपुड़ा की पहाड़ी के पास से, और यहाँ से जो है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में प्रभावित होती है। कहाँ चल जाती है? अरब सागर में। उत्पत्ति बैतूल जिले के निकट सतपुड़ा की पहाड़ी से, और विलय अरब सागर में जो है इसका होता है। सतपुड़ा के दक्षिणी भाग की तरफ से होते हुए और अजंता और सतपुड़ा घाटी के बीच में से जो है ताप्ती नदी बहती है। ताप्ती के बाद है माही नदी। माही नदी जो है 583 किलोमीटर लंबी है। उद्गम इसका मध्य प्रदेश के धार के अंदर महंद झील से होता है, और मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात में बहती हुई खंभात की खाड़ी में जो है ये नदी गिर जाती है। माही बजाज सागर जो है यही है। ये एक अकेली नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। एन के आकार में या उल्टे यू की आकृति जो है उसका निर्माण करती है। राजस्थान के अंदर मुख्य नदी है ये। उद्गम इसका मध्य प्रदेश में होता है, लेकिन अधिकांश यूज जो है इसका वो राजस्थान के लिए है। इसके बाद ये नदियां जो है ये तो हो गई हमारे किधर की पश्चिमी घाट की। पूर्वी घाट की नदियों की बात आती है तो गोदावरी नदी जो 1465 किलोमीटर लंबी है और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। शब्दों पे ध्यान देना है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी, जबकि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा है, 2525 किलोमीटर जिसकी लंबाई है। नेक्स्ट जो है ये नदी महाराष्ट्र में नासिक जिले से त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और दक्षिण पूर्व की ओर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। गोदावरी नदी के लिए ध्यान रखने की बात यह है कि पेनगंगा, इंद्रावती और परिणहिता जो है इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। मतलब इन सब नदियों जो है इसके अंदर आके मिलती है। पेनगंगा, परिणहिता, इंद्रावती, कई बार नदियों के जो है सहायक नदियों के नाम पूछ लिए जाते हैं प्रश्न में, हमें ध्यान रखना है। आगे जो नदी है वो है कृष्णा, जिसकी 1400 किलोमीटर लंबाई है। प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। इसका उद्गम महाराष्ट्र में महाबलेश्वर की पहाड़ियों के पास होता है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के अंदर जो है ये बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इस नदी के अंदर इसकी जो प्रमुख सहायक नदियाँ उसमें तुंगभद्रा, कोयना और भीमा, 3 नदियाँ जो है इसकी मुख्य सहायक नदियाँ हैं। कृष्णा नदी 1400 किलोमीटर लंबी है, प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी बड़ी नदी है। कृष्णा नदी जल विवाद रहा 1957 से जो है ये चल रहा है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के मध्य। ज़्यादा महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश और कर्नाटक का भाग है इसमें। महानदी जो 851 किलोमीटर लंबी है, यह छत्तीसगढ़, उड़ीसा की प्रमुख नदी है। इसका उद्गम जो है सिहावा पहाड़ी, छत्तीसगढ़, रायपुर से होता है और आगे पूर्व में चलती हुई उड़ीसा में प्रवेश करती है और डेल्टा का निर्माण करते हुए कहाँ विलीन होती है? बंगाल की खाड़ी के अंदर जो है इसका विलय हो जाता है। जहाँ इसका उद्गम होता है पहले उसके विपरीत दिशा के अंदर बहती है, उसके बाद जो है मतलब पहले उदय से ये पश्चिम दिशा की ओर बहती है, फिर उत्तर में जाके पूर्व दिशा में आती है। तेल नदी और जोक जो महानदी की प्रमुख नदियाँ हैं। तेल नदी के बारे में IAS 2016 के अंदर प्रश्न पूछा गया है, किसकी सहायक नदी है, तो हमें ध्यान रखना है तेल नदी महानदी की सहायक नदी है। गोदावरी नदी जो है वो 800 किलोमीटर कावेरी नदी जो है वो 800 किलोमीटर लंबी है। ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है और कर्नाटक में तमिलनाडु में बहती हुई तिरुचिरापल्ली के निकट जो है बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसे दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। कई बार प्रश्न पूछा गया दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं, तो दक्षिण भारत की जो गंगा है वो कावेरी नदी को कहा जाता है। इसके अलावा अन्य कुछ नदियां हैं हमारे प्रमुख, उसमें स्वर्ण रेखा जो है झारखंड में बहने वाली नदी है, पहाड़ी नदी है, नागपुर के पठार से निकलती है और झारखंड में पश्चिम बंगाल, उड़ीसा होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। स्वर्ण रेखा नदी। प्रसिद्ध शहर जो है जमशेदपुर, टाटानगर जो हमारा लौह इस्पात का मुख्य केंद्र है वो इसी नदी के किनारे पर बसा हुआ है। उन उद्योगों के अंदर जो है स्वर्ण रेखा नदी का ही उपयोग पानी काम में आता है। इसके बाद लूनी नदी अजमेर, नागपाड़ से इसका उद्गम होता है, राजस्थान में होते हुए गुजरात के कच्छ के रण में बह जाती है। बालोतरा, बाड़मेर तक इसका जल मीठा है, इसके बाद जो है इसका पानी खारा हो जाता है। लूनी नदी राजस्थान की प्रसिद्ध नदी है। अजमेर, नागपाड़ से इसका उद्गम होता है और अरब सागर की प्रमुख नदी है। इसे साल्ट रिवर के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न बन जाए साल्ट रिवर किसे कहते हैं, तो इसे ही कहा जाता है। काली नदी जो शारदा और काली गंगा के नाम से जानी जाती है, गंगा की सहायक नदी है। ये नदी हिमालय स्थित कालापानी नामक स्थान से निकलती है और उत्तर प्रदेश में होते हुए घाघरा जो नदी है गंगा की सहायक, उस नदी के अंदर मिल जाती है। मतलब गंगा की सह सहायक नदी कौन हो गई?
काली नदी, जिसे शारदा और काली गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखें कि काली नदी जो है इसे नेपाल में भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। नेपाल और भारत की जो है ये नेपाल की उत्तरी सीमा भारत के सहारे बनाती है। इसके बाद है पेनार नदी। जो पेनार नदी है भारत की प्रमुख नदी है। पेनार नदी कर्नाटक में नंददुर्ग पहाड़ी से निकलती है, पूर्व दिशा की ओर जो है 970 किलोमीटर बह के बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। पेनार के दो पार्ट हैं, उत्तरी पेनार और दक्षिणी पेनार। इस प्रकार हमारा नदियों का जो दूसरा पार्ट है वो भी समाप्त हुआ। अब बारी आती है दोस्तों कुछ प्रश्न उत्तरों की, तो हम बात करते हैं प्रश्न उत्तरों के साथ। पहला प्रश्न बना, बांग्लादेश में जो गंगा नदी है इसे किस नाम से जाना जाता है? 4 इसके ऑप्शन हैं। इसके अंदर भागीरथी, पद्मा, मेघना और महानंदा। भागीरथी, अलकनंदा ये जो पार्ट हैं ये तो इसके उद्गम के समय उत्तराखंड में होते हैं। महानंदा इसकी सहायक नदी है। मेघना बंगाल के अंदर इसे जब मेघना और पद जो है हुगली वगैरह ये इसकी शाखाएं हैं, जब ब्रह्मपुत्र नदी इसमें मिल जाती है तो बंगाल के अंदर जो है इसे पद्मा नाम से जाना जाता है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से किस स्थान पर अलकनंदा तथा भागीरथी का संगम होता है? तो इसका सही आंसर है वो है देवप्रयाग। डी आंसर जो है वो इसका होगा। देवप्रयाग के अंदर अलकनंदा और भागीरथी नदी जो है इसका संगम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदरवन डेल्टा निर्माण करने वाली नदियां कौन कौन सी है? हमने पढ़ा सुंदरवन जो डेल्टा है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, जो सबसे ज़्यादा उपजाऊ है और उसका निर्माण गंगा और ब्रह्मपुत्र करती है। तो इस हिसाब से जो है सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह नदी जो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है। तो ऐसी नदी कौन सी है जो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है? तो वो है मंदाकिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सी श्रेणी यमुना और सोन के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है? जब हमने नदियों का पहला वीडियो देखा उसमें देखा कि कैमूर की जो पहाड़ियाँ हैं वो यमुना और सोन के नदी, मतलब चंबल नदी और सोन नदी, जो चंबल इसकी यमुना की सहायक है उसके मध्य और सोन नदी जो है इसके मध्य जल विभाजक का काम करती है। तो इसे कौन सी नदी हो गई? कैमूर नदी। कैमूर की जो पहाड़ियाँ हैं वो दोनों के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर किस नदी के किनारे पे है? तो बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर जो है अलकनंदा नदी के तट पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी नदी गंगा नदी के बाएं से नहीं मिलती है? बाएं से नहीं मिलती है मतलब दाएं दिशा से मिलती है, और दाएं से मिलने वाली जो नदी है उसके अंदर सोन, यमुना और बेतना, केन आदि हैं। तो इस हिसाब से जो है इसका आंसर होगा सोन नदी, जो इसके बाएं किनारे से नहीं मिलती है। शेष, गोमती, घाघरा, कोसी, महानंदा, रामगंगा ये जो नदियां हैं ये सब इसके बाएं किनारे से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यमुना नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो हमने पढ़ा था यमुनोत्री ग्लेशियर से बंदरपूछ नामक स्थान से जो है इसका उद्गम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है? तो यमुना की जो सहायक नदी नहीं है उसके अंदर यमुना में चंबल भी आके मिलती है, केन और बेतना मिलती है, रामगंगा जो है इसकी सहायक नदी नहीं है। अगला क्वेश्चन जो है बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान से होता है। गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी ऐसी जिसका उद्गम मैदान से होता है, तो हमने पढ़ा था गोमती नदी जो है इसका उद्गम मैदानी क्षेत्र से होता है। इस प्रकार इसका बी आंसर जो है वो सही आंसर होगा। 11वां प्रश्न है हमारे, भारत में यरलुंग जगपो नदी जो है कौन सी नदी को कहा जाता है या किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है इसे तिब्बत के अंदर सांगपो और यरलुंग जंगपो नदी के नाम से जाना जाता है। तिब्बत मानसरोवर के पास जिस नदी का उद्गम स्रोत है वह है हमारा अगला क्वेश्चन। इसके हिसाब से ब्रह्मपुत्र नदी ये भी तिब्बत मानसरोवर से इसका उद्गम होता है, सतलज का भी वहीं से होता है और सिंधु का भी वहीं होता है। इस प्रकार जो है हमारा डी आंसर उपयुक्त सभी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, IAS 2016 के पेपर में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नहीं है? तो ब्रह्मपुत्र की जो सहायक नदी नहीं है उसमें दिबांग है, कमेंग भी है और लोहित भी है। इस प्रकार जो है डी आंसर इसका सही होगा। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है?
तो आप सबको ध्यान में है, सांगपो के नाम से जो है ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है IS 2014 के अंदर प्रश्न पूछा गया कि निम्न में से कौन सी नदी अरुणाचल प्रदेश से होकर गुजरती है। तो अरुणाचल प्रदेश से होकर गुजरने वाली जो नदी है उसके अंदर जो है हमारे देखो लोहित अरुणाचल के अंदर से गुजरती है, सुबनसिरी गुजरती है, और बराक जो नदी है इसका मणिपुर के अंदर जो है इसका उद्गम होता है और ये असम में होते हुए फिर बंगाल की खाड़ी बांग्लादेश में आके ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर मिलती है। तो इस प्रकार जो है 2 और 3 वाला हमारा जो आंसर है वो सही है, मतलब सी आंसर जो है वो इसका सही होगा। नर्मदा नदी किस पर्वत श्रृंखला के बीच बहती है? अभी थोड़े समय पहले हमने पढ़ा कि नर्मदा नदी, तो नर्मदा जो है सतपुड़ा और विंध्याचल के मध्य भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा प्रश्न है, कथन है इसके अंदर। कथन ए कह रहा है कि नर्मदा अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है। नहीं, नर्मदा तो डेल्टा का निर्माण करती नहीं है, क्योंकि अरब सागर में गिरने वाली नदियां जो है वो नदमुख बनाती है, ठीक है, जिसे एश्वरी के नाम से हम जानते हैं। इस शब्दावली को, इस पाठ को शुरू करने से पहले हमने पढ़ा था। दूसरा कथन आर है, नर्मदा भ्रंश घाटी मतलब रिफ्ट वैली में से बहती है, मतलब ए जो है वो कथन गलत है और आर जो है वो कथन सही है। और ऐसा ऑप्शन जो है बी ऑप्शन में दे रखा है कि बी सही, आर सही और ए सही नहीं है। तो इस जो प्रश्न है 17वां, इसका आंसर जो है वो बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अमरकंटक से कौन सी नदी जो है इसका उद्गम होता है? तो अमरकंटक से दोस्तों नर्मदा नदी का उद्गम होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी। तो अभी हमने पढ़ा था प्रायद्वीपीय भारत की जो सबसे लंबी नदी है गोदावरी नदी जो है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। इस प्रकार हमारा ये पाठ, इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो हमारे पूरे हुए। चैनल अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगर किसी प्रकार की कोई प्रश्न पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में डालें। धन्यवाद।